मरहट्टे एसपी ने चबूतरे पर पांव टिका दिए और मेरी तरफ झुक कर बोला, देखो हमारे पास त्रिचनापुली और दिल्ली से तुम्हारे फाइल की फोटोस्टेट कॉपी आ गई है। तुम्हारी कोई बात हमसे छुपी नहीं हुई। बेहतर यही है कि तुम अपने साथियों के नाम और एड्रेस बता दो, वरना यकीन करो कि तुम यहाँ की अजियत बर्दाश्त ना कर सकोगे। मैंने कोई जवाब ना दिया। वो बोलता गया। मैंने चुप साध ली। इसने इशारा किया। मेरे सामने एक स्याहफाम आदमी ने दीवार में लगा बिजली का बटन दबा दिया। मुझे एक ज़बरदस्त झटका लगा और बिजली की लहर से मेरा सारा जिस्म झुंझुना उठा। करंट ख़त्म हो जाता और फिर मेरे जिस्म को झुंझुना कर रख देता। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे अपने जिस्म के किसी अज़ू का एहसास ना रहा। तीसरे झटके में मेरी गर्दन कुर्सी की पुष्ट से टकराई और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो इसी जगह कुर्सी पर जकड़ा हुआ था। मरहट्टे एसपी ने दोबारा इशारा किया। एक बार फिर मुझे बिजली का शदीद झटका लगा। अब मेरे हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। फिर मुझे होश ना रहा। यह अजियत सारी रात जारी रही और भारत में मुकीम मेरे साथियों के एड्रेस पूछता। मैं नफी में सर हिला देता। आखिर मुझ में सर हिलाने की सकत तक ना रही और ऐसा बेहोश हुआ कि जब होश आया तो वहां से उठाकर एक दूसरे कमरे में लाया जा चुका था। पलंग पर मुझे चमड़े के रस्सों से कस दिया गया था। कोई मेरे हलक में पानी टिपका रहा था। पानी इस वक्त मेरे लिए आबे हयात था। मेरी आंखें पूरी खुली थीं और मैं पानी निगल रहा था। छत से बल्ब लटक रहा था। एक आदमी पितल के लोटे से मेरे खुले मुंह में पानी की बारीक धार डाल रहा था। दूसरा आदमी पास खड़ा था। इस दूसरे आदमी के हाथ में बिजली का तार था जिसके दोनों सिरे आगे से नंगे थे। इसने इशारा किया। पानी की तार रुक गई। मैंने डेले घुमाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। मेरी आंखें जख्मों की मानद दुख रही थी। दूसरे आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, बाबू बोल दे तेरे साथ कौन कौन है। ये देखकर 1000 पावर बिजली का तार है। तू जिंदा नहीं बचेगा इस बार। बोल तेरे साथ लोग कहाँ हैं, किस शहर में हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरे होंठ सूजे हुए थे। हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। इस आदमी के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो पलंग की पायनीति की तरफ आया और तार मेरे नंगे पांव से लगा दिया। मेरे मुंह में एक ऐसी भयानक चीख निकली कि मुझे खुद इस चीख से खौफ आ गया। ये किसी ऐसे जानवर की आखिरी चीख थी जिसको कंछुरी से पूरी ताकत के साथ ज़िबा किया जा रहा हो। मेरे सारे जिस्म को गोया आग लग गई हो। मेरा दिल जैसे झुलस गया हो। मुझे अपनी खोपड़ी में कोई चीज़ पकती हुई महसूस हुई। मेरा सारा जिस्म लर्जने लगा। मैं दोबारा बेहोश हो चुका था। एक बार फिर होश आया तो मैं इसी पलंग पर पड़ा था, मगर मेरा जिस्म जकड़ा हुआ नहीं था। मेरे पाँव जंजीर से बंधे हुए थे। 3 नए पुलिस ऑफिसर मेरे दाएं बाएं कुर्सियों पर बैठे थे। एक डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन दे चुका था। एक पुलिस ऑफिसर ने, जो नाटे कद, चौड़े शानों और सांवली रंगत वाला था, कहा, मेरा नाम ठाकुर विजय चंद है। मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूँ, मगर तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं अज़ियत देने के सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए मैं खुद यहाँ डॉक्टर को लेकर आया हूँ। ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर इसने इशारा किया। एक आदमी ट्रे में खाना लेकर अंदर आ गया। मुझे उठाकर पलंग पर बिठाया गया। मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। भूख और प्यास से अंतड़ियां सूख कर पेट में कांटों की तरह चुभती हुई महसूस होने लगी थी। सबसे पहले मैंने पानी पिया। कांसी की कटोरियों में दाल, बाजी चावल और कचौरियां थी। मैंने सारी चीजें खा ली। दिमाग ने कहा, ये भी तेरे दुश्मन हैं जो एक नए रूप में आए हैं। खाना खा लो, फिर न जाने कब तक भूखा प्यासा रहना पड़े। जब मैं खूब सैर होकर खा चुका तो मुझे मीठी खीर दी गई। इतनी आला गजा खाने के बाद मुझ पर गनुदगी तारी होना शुरू हो गई। इंस्पेक्टर ठाकुर मुझसे आहिस्ता आहिस्ता पूछने लगा, दोस्त तुम्हारा असली नाम हमें मालूम है, बस अब हम यहाँ अपने दोस्तों के नाम बता दो, हम तुम्हें खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। मुझे नींद आ रही थी। जरा जब लगती तो इंस्पेक्टर ठाकुर मुझे बैत का ठोका देकर उठा देता। शायद दुनिया में इससे बड़ी अजियत कोई नहीं है कि आपने मरगन खाना खाया हो, आप पर नींद का गलबा हो और कोई आपको सोने ना दे। मेरे साथ यही हो रहा था।
मेरी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी, गर्दन अपने आप ही ढलक जाती। इंस्पेक्टर के बैद की ज़रबें अब शदीद होती गई। वो मेरे सोते ही गर्दन पर जोर से बैद मारता। मैं बुलबुला कर जाग पड़ता और नींद के गलबे से गर्दन एक तरफ ढलक जाती। खुदा जाने कब तक ये अजियतनाक सिलसिला जारी रहा। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मेरी गिरफ्तारी बड़ौदा पुलिस ने की थी। केस भी इसी जगह दर्ज हुआ था। इसलिए पुलिस हकाम मुझसे एतराज करवाने के बाद यहाँ से मेरा चालान तैयार करके उत्तर प्रदेश प्रांत को भेजना चाहते थे। वो मेरा एतराज का क्रेडिट खुद हासिल करना चाहते थे। एक हफ्ते तक तरह तरह की अजियतें आजमाई गईं। मुझे बरकी रूह के झटके दिए गए, ठंडे पानी के टब में डुबकियां दी गई, सारी सारी रात जगाया गया। मेरे पाँव के तलवों पर बैद की शदीद ज़रबें लगाई गई। मैंने खुदा की दी हुई ताकत के साथ ये सारी अकूबतें सब्र से बर्दाश्त कर ली, लेकिन बम्बई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट का नाम ना बताया। मैंने ये इतराज भी ना किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। यही कहता रहा कि मेरा जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं। एक हफ्ते की शदीद अजियतों के बाद मुझे बड़ौदा जेल की एक कच्ची कोठरी में डाल दिया गया। सारा दिन कोठरी के फर्श पर पड़ा रहता। दिन में एक दो बार 2 रोटियां अचार के साथ मेरी कोठरी में फेंक दी जाती। एक भंगी पानी की बाल्टी लेकर आता और सलाखों के बाहर खड़े होकर मुझे पानी पिला जाता। वो मुझसे कोई बात न करता। मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। अजियतों का दूसरा दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। मेरी कोठरी के बाहर छोटा सा बरामदा था। इस बरामदे का दरवाजा भी सलाखों वाला था। एक नंबरदार यहाँ राइफल उठाए चल फिर कर पहरा देता। वह कई बार मुझे मशवरा दे चुका था कि मैं पाकिस्तानी जासूस होने का इतराफ़ कर लूं और वरना यहीं गल सड़ कर ख़त्म हो जाऊंगा। एक हफ्ता कोठरी में पड़े रहने से मेरी खोई हुई ताकत किसी हद तक वापस आ गई थी। अब मैं वहां से फरार होने के इम्कानात पर गौर करने लगा था। मेरी कोठरी की सलाखदार दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। बरामदे के आगे भी दरवाजा था। इस पर ताला तो नहीं पड़ा था, मगर आमतौर पर राइफल बरदार नंबरदार इसी जगह स्टूल पर बैठता था। एक दिन इसी नंबरदार ने बताया कि बहुत जल्द मुझे अहमदाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहां लोहे का एक इंसानी खोल है, तुम्हें इसमें बंद कर दिया जाएगा। इसके अंदर लोहे के कांटे बने हैं। ये कांटे 1-1 इंच तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाएंगे। बड़े बड़े डाकू इस इंसानी ढांचे के आगे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन बम्बई वाले हकीम साहब का नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि लोगों ने मेरे मुकद्दस नक्श का क्या किया। जरूर वो इसी डब्बे में मोहर बंद होगा। वो मेरे चालान के साथ अहमदाबाद या दिल्ली जाएगा। अब मुझे अपने जहरीले सिगरेटों के ज़ाया हो जाने का अफसोस हो रहा था। मेरे खाकी कपड़े गंदे हो गए थे। एक दिन मैंने पहरेदार की मिन्नत समाजत करके अपने कपड़े भंगी को देकर धुलवाए। मेरी दाढ़ी बढ़ आई थी। मूंछों ने भी होंठों पर छज्जा सा बना दिया था। मेरे पास अगर कोई शय अभी तक महफूज थी तो वो सुधा रंगनी का दिया हुआ तोहफा साबका मनका था। इस मनके को मैंने अपने दिल के साथ लगा रखा था। ये मेरी दोस्त की निशानी थी। खुदा जाने मेरी दोस्त सुधा रंगनी कहाँ होगी। मेरी कोठरी की चाबी नंबरदार की बेल्ट के साथ लटकी रहती थी। मैंने देखा कि वो दोपहर से शाम तक वहां पहरा देता था। इस दौरान वो ज्यादातर बरामदे में बैठा बीड़ी पीता रहता था। दोपहर को बंगी पानी लेकर आता तो वो मेरे करीब आ जाता ताकि मैं बंगी से कोई बात ना कर सकूं। यहाँ से फरार बड़ा मुश्किल नजर आता था, मगर 6-7 दिनों के आराम ने मेरे जिस्म की कुव्वत मुज़ाहमत को बड़ी हद तक बहाल कर दिया था और मेरी कमांडो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हो गया था। बड़ौदा जेल की काल कोठरी में आए हुए मुझे शायद 8वां दिन था कि रात के वक्त एक मखसूस किस्म की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मैं कोठरी के फर्श पर लेटा था। बरामदे के बल्ब की धीमी धीमी रोशनी कोठरी में आ रही थी। रात का दूसरा पहर था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बड़ी तेजी से मुसलसल फरार की तरकीबें सोच रहा था कि एक मखसूस किस्म की आवाज़ सुनाई थी। मैं उठ बैठा। मैं हमतन गोश था। जेल के अहाते में खामोशी छाई हुई थी। मैंने गर्दन आगे करके सलाखों में से झांक कर देखा। नंबरदार बरामदे के दरवाजे पर स्टूल पर बैठा दीवार से टेक लगाए शायद सो रहा था। ये रात की ड्यूटी वाला दूसरा नंबरदार पहरेदार था। मैंने गर्दन पीछे कर ली। आवाज़ एक बार फिर सुनाई थी। इस बार ये करीब से सुनाई थी। मैंने आवाज़ को पहचान लिया था। सांप की फंकार की आवाज़ थी और ये सांप मेरी दोस्त सुधा रंगनी के सांप के सिवा और कोई नहीं होता।
मैंने हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, सांप मेरी कोठरी में नहीं था। मैंने छत को देखा, सांप छत पर भी नहीं था। मैं आहिस्ता से रेंग कर कोठरी की सलाखों के पास आ गया। सांप की हल्की सी फंकार एक बार फिर बुलंद हुई और इसके साथ ही कोने के सलाखों में से एक फनकार ने अपने फन समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर कुंडली मारकर बैठ गया। बरामदे के बल्ब की रोशनी में देखा तो ये सुधा रंगनी का काला सांप ही था। मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। सुधा रंगनी ने एक बार इसे मेरे जिस्म की बू सुंघाई थी। वो मेरी बू पर ही वहां आया था। फिर भी मैं दिल में खौफजदा था। सांप कुंडली मारे झूम रहा था। इसने अपना फन नहीं खोला था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से सांप का मंका निकालकर हाथ में पकड़ लिया कि अगर ये मुझे डस भी ले तो मैं मंके से अपने जिस्म से इसका जहर खारिज कर सकूं। सांप अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो रेंगता हुआ दरवाजे की सलाखों तक गया और फिर वापस आ गया और मेरी तरफ मुंह उठाकर तकने लगा। दूसरी बार फिर रेंगता हुआ सलाखों तक गया और फिर वापस आकर मुझे देखने लगा। सांप ने 4 मरतबा यही अमल दोहराया तो अब मुझे यकीन हो गया कि ये सुधा रंगनी का ही सांप बेटा है और मुझे बाहर चलने के लिए कह रहा है। मैं उठ गया। एक हाथ में मंका लिए मैंने दूसरा हाथ इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने हमला करने के बजाय अपनी गर्दन फर्श के साथ लगा दी। मैंने इसके जिस्म पर आहिस्ता से हाथ फेरा। सांप तेजी से सलाखों तक गया और वापस आकर मुझे तकने लगा। मैंने डरते डरते इसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। इसने ना तो फनकार मारी और ना अपना फन खोला, बल्कि बड़ी नरमी से मेरी कलाई के गिर्द लिपट गया। इसकी गर्दन अभी तक दरवाजे की तरफ उठी हुई थी। क्या सुधा रंगनी भी इसी जेल में है? क्या इसके पास से होकर मेरी तरफ आया है? मेरे जहन में सुधा रंगनी के बारे में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। यकीनन वो इसी जेल में कैद है। वो बड़ौदा में पकड़ी गई थी, इसे यहीं सजा हुई होगी। मगर क्या ये सांप इसके पास रहता है? ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ के अमले के लोग इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। हो सकता है सांप बाहर किसी जगह जंगल में रहता हो और रात को सुधा रंगनी से मिलने आ जाता हो। बरामदे में नंबरदार के बारी बूटों की आवाज बुलंद हुई। चक्कर लगाने लगा। कदमों की चाप की आवाज सुनते ही सांप मेरी कलाई से उतरकर सलाखों में से होता बाहर निकल गया। सांप जिस तेजी से बाहर को लपका था, इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह सांप नंबरदार को डसने जा रहा है। मैं जल्दी से सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं ये चाहता था कि नंबरदार को सांप के डसने से मरना ही है तो वो सलाखों के पास गिरे, ताकि मैं इसके बेल्ट से कोठरी के ताले की चाबी निकाल सकूं। मुझे सलाखों के पास देखकर नंबरदार मेरे करीब आकर करखत आवाज में बोला, क्यों बे, इधर तुम क्यों खड़ा है? पीछे जाकर सो जा। मुझे बरामदे में सांप नजर नहीं आ रहा था। नंबरदार को बातों में लगाए रखना चाहता था ताकि जब तक सांप मेरे कयास के मुताबिक इसे डस न ले, ये इसी जगह खड़ा रहे। मैंने कहा, ठाकुर मुझे प्यास लगी है। अबे तो मैं क्या करूं? कल तो अहमदाबाद की बड़ी जेल में चला जाएगा, वहां तुझे सोडा वाटर मिलेगा। और नंबरदार कहका लगाकर हंसा, लेकिन अचानक इसने अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा, चकरा गया। काला सांप इसकी गर्दन पर डस चुका था। इसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। इसके हलकूल से धीमी धीमी खरखर की आवाजें निकलने लगी। फिर वो धड़ाम से इस तरह गिरा कि इसका सर सलाखों से टकरा गया। सांप के जहन ने बड़ी तेजी से अपना काम खत्म कर डाला था। नंबरदार पत्थर की तरह बेहिस पड़ा था। काला सांप सलाखों में से होकर मेरे पास आ गया। वो बार बार सलाखों की तरफ जाता था। मेरे लिए फरार का यह बेहतरीन लम्हा था। मैंने नंबरदार की लाश के सर को पीछे हटाकर इसकी कमीज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर सलाखों में से हाथ बाहर निकाला और नंबरदार की बेल्ट में लगा चाबियों का गोल छल्ला उतार लिया। इस छल्ले में लंबी लंबी 3 चाबियां थी। एक चाबी मेरी कोठरी के ताले को लगी थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सांप मेरे आगे आगे चलने लगा। नंबरदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैंने इसकी राइफल तो वही रहने दी, मगर इसकी राइफल से संगीन उतार कर हाथ में थाम लिया। फायर की आवाज जेल के अमले को होशियार कर सकती थी, लेकिन संगीन से मैं अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकता था। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जेल के अहाते में अंधेरा छाया था। सामने वाली दीवार की कोठरियों में कहीं कहीं बाहर की जानब मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। एक पहरेदार आवाज लगाता इस दीवार के करीब गुजर गया। दीवार के ऊपर बाईं जानब आहनी तारों के पास एक बल्ब जल रहा था।
इसकी रोशनी ज्यादा बाहर की तरफ पड़ रही थी। पहरेदार की आवाज पर मैं पीछे की तरफ हट गया। जब वो दूर चला गया तो मैं दीवार के इस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां जरा अंधेरा था। मेरा इरादा यहां से दीवार फांदने का था, लेकिन सांप मेरे साथ नहीं जा रहा था। वो मुझे दूसरी तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वो कोने वाली एक कोठरी की तरफ तेजी से रिंग कर जाता और फिर मेरे पास आ जाता। मैंने सोचा हो सकता है सुधा रंगनी यहाँ कैद हो। सुधा की याद से मेरा दिल भर आया। अगर वो इस कोठरी में बंद है तो मेरा फर्ज है कि मैं इसे भी अपने साथ ले चलूं। मैं सांप के पीछे पीछे झुक कर चलने लगा। कोठरी के कोने पर बल्ब लगा था। इसकी पिछली दीवार अंधेरे में डूबी हुई थी। सांप इधर को ही गया था। दूर से पहरेदार की आवाज आई। वो चक्कर लगाता हुआ वापस आ रहा था। मैं एकदम जमीन पर लेट गया। पहरेदार आवाज लगाता आगे निकल गया। मैं उठा और पंजों के बल दौड़कर कोठरी के अकब में आ गया। यहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। खिड़की पहलू वाली दीवार में थी। सांप भी इधर ही को गया था। यहाँ पहली बार मुझे किसी लड़की की सिसकती आवाज सुनाई थी। मैं दबे पांव चलकर खिड़की के पास आया। खिड़की पर सलाखें और जाली चढ़ी हुई थी। यही वजह थी कि सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। काला सांप दीवार के साथ खिड़की के ऊपर चिमटा जाली में इसे देखने की कोशिश कर रहा था। जाली में से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा जाली के कोने से लगाकर कोठरी में निगाह डाली। अंदर का मंजर देखकर मेरा खून खोल उठा।